नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ रिवीजन क्लास। दोस्तों, एनसीईआरटी भारतीय समकालीन 2 यानी कि 10th क्लास का इंडियन ज्योग्राफी से बीपीएससी में टीचर में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो मैंने आज आपको रिवीजन जो कराऊंगा वो भारतीय समकालीन 2 यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का 10th क्लास का पहला चैप्टर। तो हम देखते हैं, यह है आपका समकालीन भारतीय 2 लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय समकालीन 2 इसमें जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर कौन सा है? संसाधन एवं विकास। उसके बाद आप देखिएगा कि 10th क्लास में कितने चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला है संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन, तीसरा क्या है? जल संसाधन, और चौथा जो है कृषि, और पांचवा जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, छठा है विनिर्माण, और जो सातवां और अंतिम जो 10वां चैप्टर का है भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस प्रकार से 10th क्लास का चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी से ज्योग्राफी से अगर सवाल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 10th क्लास से पूछा हुआ टीचर में क्वेश्चन है। तो टीचर में अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है ज्योग्राफी से तो 10th क्लास से, उसके बाद 9th से, और कहीं कहीं 6, 7, 8, 10th भी पूछता है। तो मैं 6 क्लास के भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं 9, 10 पहले कवर कर लूँगा, उसके बाद 6, 7, 8 भी आऊँगा। तो आज हम रिवीजन करते हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर देखते हैं, आपको जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले पूछता है कि संसाधन क्या है। सवाल उठता है कि संसाधन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु मानव को आवश्यकताओं को पूरा करता हो संसाधन कहलाता है। मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और इस पे जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी पर्यावरण है वो मानव का आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि संसाधन बनने में जो प्रक्रिया है या संसाधन बनने में सबसे पहले प्रौद्योगिकी पॉइंट पूछेगा टीआरई में कि संसाधन बनने में कौन कौन से शामिल है। तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा, और आर्थिक हो जाएगा, सांस्कृतिक, यानी कि अगर किसी चीज़ को हम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों चीज़ रहेगा, तब संसाधन बनाने की सक्षम या सही माना जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि आपको मैप में दिया हुआ एनसीईआरटी के 10th क्लास का पहला चैप्टर में कि भौतिक पर्यावरण, ये आपको पूछेगा भौतिक पर्यावरण और एक प्रौद्योगिकी और एक संस्थाएं। अगर ये तीनों रहेगा तो आपका संसाधन बनेगा। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इसके बाद देखिए कि संसाधन का वर्गीकरण, यह संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण हम कई आधार पे करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे। अगर आप सोचिए कि संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पे, जब संसाधन जब उत्पादन होगा तो कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे 2, एक जैव और एक अजैव। यानी कि जैव जो होगा, फिर से देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पे पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, जैसे जिसमें जीवन हो वो जैव में आता है। जैसे मानव, पादप जगत,
मत्स्य जीव, पशुधन। बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है कि जैव में कौन कौन शामिल है। तो जैव में कौन कौन शामिल है? जैव में एक पहला मानव, पादप जगत, मत्स्य जीव और पशुपालन, ये 4 पॉइंट है जैव में। आज जैव में पूछेगा जिसमें जीवन नहीं है, तो जिसमें जीवन नहीं है अजैव। जैसे देखिएगा जिसमें जीवन नहीं है तो क्या हो जाएगा? अजैव। जैसे चट्टान, पत्थर, जैसे चट्टान और पत्थर, ये सब क्या है? ये सब आपको अजैव है। उसके बाद देखिएगा कि समाप्तिया के आधार पे, यानी कि एक उत्पादी के आधार पे पहला हो गया और दूसरा जो हो जाएगा समाप्तिया के आधार पे। तो समाप्तिया के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और एगो अनवीकरणीय। नवीकरणीय को हम गैर परंपरागत भी कहते हैं, अनवीकरणीय को हम परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन तंत्र, जल ऊर्जा, वन एवं वन जीव। अगर इस सारे पॉइंट आएंगे तो किस में आएंगे? ये सब आएगा नवीकरणीय में। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अगर मान लीजिए कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके अलावे बनने में कई लाखों वर्ष लगता है, इसको बनने में कई लाख वर्ष लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनवीकरणीय कहते हैं। यानी कि जैसे मान ले जाए कि हम कोयला प्राप्त करते हैं, तो कोयला पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको प्राप्त करने के लिए मिट्टी में कई लाख वर्ष तक रहेगा दबाव के कारण, ताप के कारण, तब जाके वहाँ का जो पदार्थ जीवाश्म रहता है वो किसमें बदल जाता है? वहाँ का जीवाश्म जो रहता है कोयला में, पेट्रोलियम में या गैस में परिवर्तन हो जाता है। और ये जो है अनवीकरणीय का उदाहरण है। अनवीकरणीय का उदाहरण जो है कोयला, पेट्रोलियम और गैस। ये क्या है? पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको प्राप्त करने के लिए कई लाख वर्ष समय लगता है। आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के मतलब होता है, स्वामित्व के मतलब समझिए मालिक। मालिक के आधार पे अगर देखा जाए तो कई भागों में विभाजित करते हैं, 4 भाग में। तो सबसे पहला जो है कौन सा? सबसे जो पहला है व्यक्तिगत। कौन सा? व्यक्तिगत। व्यक्ति के मतलब होता है कि जिसका निजी, यानी कि स्वयं व्यक्ति मालिक हो। जैसे मान लिया जाए कि निजी, अब निजी का मतलब स्वयं व्यक्ति मालिक हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे उसमें उदाहरण आवेगा भूखंड, चारागाह, तालाब, कुआं, ये जितने भी हैं ये व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन में पहला कहाँ आएगा? भूखंड, दूसरा चारागाह, तीसरा तालाब, चौथा कुआं। इस प्रकार से देखा जाए तो आगे सामुदायिक संसाधन। अगर सामुदायिक संसाधन को हम देखते हैं तो ये क्या है? सामुदायिक संसाधन तो सभी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। समुदाय के मतलब क्या होता है? जितना भी जनता हो, गांव का, एक देश का, एक शहर का, उस सब के लिए उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए शमशान भूमि एक पर्सनल नहीं होता, सबके लिए होता है। खेल परिसर सबके लिए होता है। सार्वजनिक पार्क सबके लिए होता है। पिकनिक स्थल सबके लिए होता है। ये सामुदायिक संसाधन में आते हैं। कुछ आप देखिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन,
यह है राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाला सभी संसाधन राष्ट्रीय है। मान लिया जाए कि आपका अपना खेत हो और उसमें पेट्रोल निकल गया हो, तो आपका संपत्ति नहीं है, वो सरकार का यानी कि राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। अब जितना भी खनिज है वो राष्ट्रीय संसाधन है। जल संसाधन सरकार का है, राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद देखिएगा उसके बाद खनिज पदार्थ क्या है? खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन जीव, राजनीतिक सीमा की भूमि, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। तो राष्ट्रीय संसाधन में आपको आएंगे क्या? खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन जीव और राजनीतिक सीमा की जो भूमि है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा जो भूमि है वो भी क्या आएगा? राष्ट्रीय संसाधन आएगा। उसके बाद देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या है? हमारा इंडिया है, ये इंडिया। और इंडिया के बाद यहाँ पे जो ब्लू से कलर किया हुआ है, ये ब्लू से, ये क्या है? 12 मील। क्या है? 12 मील। तो 12 मील जो है यहाँ खनिज जो है जो भी निकलेगा वो भारत का होगा, यानी कि 12 मील। और ये जो लाइन है, ये लाइन 200 मील है और 200 मील तक भारत अपना कोई खनिज पदार्थ निकाल सकता है। लेकिन 200 खनिज के बाद जो इधर आएगा, 200 के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। उस पर सब देश का अधिकार है। हम 12 मील या 200 मील के अंदर तक हम भारत अपना खनिज संसाधन निकाल सकता है, वो राष्ट्रीय संसाधन में आता है। इसके बाद देखिएगा एक सवाल पूछता है एनसीईआरटी में कि भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार किसका है? भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार किसका है? तो भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण का अधिकार है। एक क्वेश्चन पूछता है टीचर में। इसके बाद देखिएगा कि एक सवाल भी आई है कि भारत के पास अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूरी हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियाँ खनन करने का अधिकार है। यहाँ पे समझिएगा कि ऐसा जो लिखा है इसका मतलब है कि आप 12 मील या बराबर होता है 222 किलोमीटर, यानी कि 12 मील और ये जो है पीला वाला 200 मील। 200 मील तक तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान को, भारत को एक अधिकार दिया गया है कि हिंद महासागर में, ये देखिएगा ये कहा है हिंद महासागर में, हिंद महासागर के कहाँ? तलहटी में। तो हिंद महासागर के तलहटी में यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और वहाँ पे मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज की ग्रंथियाँ। तो भारत का, हिंदुस्तान का खनन करने का अधिकार है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ? हिंद महासागर में। अब देखिएगा कि आपको आएगा विकास के आधार पे। किसना? विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे अगर देखा जाए तो भारत को पहला जो है संभावित संसाधन आता है। विकास के आधार पे पहला संभावित संसाधन। संभावित संसाधन का मतलब होता है कि किसी प्रदेश में विद्यमान है, माने ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन उपयोग नहीं किया गया है, उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो हमारा संभावित संसाधन है। जैसे मान लिया जाए कि 2 राज्य को लेते हैं, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात। यहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों राज्य में है, लेकिन वहाँ पानी की कमी है। तो हम किसका संभावित संसाधन समझेंगे? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का। तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में अगर देखा जाए कि पहला राज्य कौन आवेगा? तो राजस्थान, यहाँ संभावित संसाधन है। और दूसरा कौन सा? गुजरात। तो पहला ये हो जाएगा और दूसरा गुजरात।
इसके बाद हम देखते हैं कि संभावित संसाधन के बाद एक आएगा विकसित। क्या आएगा? विकसित। विकसित संसाधन। कौन आएगा? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब होता है, विकसित संसाधन का मतलब होता है जिसका सर्वेक्षण कर उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निश्चित किया जा सका है। इसका मतलब कोई पर्वत है, कोई पठार है, वहाँ पे कोई संसाधन को देख कर, चेक करके, सर्वेक्षण जांच कर निश्चित किया गया है कि आने वाले दिन में हम यहाँ से संसाधन निकाल सकते हैं। विकसित संसाधन हो गया। आगे देखते हैं कि भंडार। क्या है? भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन है क्या? तो सबसे पहले समझिए कि वह संसाधन जिसका पर्यावरण में उपलब्ध है लेकिन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र है और समुद्र में पानी है, और पानी क्या है? हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके क्या बना? जल बना। तो समुद्र में जल तो है, लेकिन जल में क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, और जलने से क्या होता है? गाड़ी चलता है। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन भंडार है, फ्यूचर में कोई ऐसा मशीन मिल गया तो हम पानी से हाइड्रोजन को अलग करके गाड़ी चला सकते हैं। इसलिए भंडार संसाधन किसका? समुद्र का जल को लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी के अभाव में पानी से हम हाइड्रोजन अलग नहीं करते हैं। तो आप देख लिए संचित कोष। संचित कोष, इसका मतलब होता है कि वह संसाधन जिसका तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि तकनीक हमारे पास रहेगा, जैसे अभी मान लीजिए कि कहीं क्या है, कोई संसाधन का प्रयोग किए, तो प्रयोग करें कब? जब हमारे पास तकनीक होगा। तकनीक की सहायता से अगर कोई वस्तु को हम प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचित कोष कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, लेकिन इसका प्रयोग अभी नहीं किया गया है। मान लीजिए कि मेरे पास अभी तो वर्तमान में देखिएगा कि जल संसाधन है, लेकिन कहीं कहीं आप सुने होंगे कि पानी से गाड़ी चल रहा है। तो आपको अचंभव लग रहा होगा कि क्या सत्य है कि प्रयोग कर लिया गया है, लेकिन इसका अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा। फ्यूचर में, भविष्य में किया जा सकता है। आपको संचित है, आने वाला दिन में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं संचित कोष। जैसे उदाहरण लेते हैं, समुद्र में नमक तो है, ज़्यादा है। मान लीजिए समुद्र क्या है? लवणीय है, नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो समुद्र में नमक ज़्यादा है तो कभी भी हम क्या करते हैं? पानी को उबाल कर नमक निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है? नमक संचित है। कहाँ? समुद्र में। ये हुआ संचित कोष। उसके बाद देखा जाए, संसाधन को कई भागों में हम विभाजित करते हैं। तो ये पूछता है कि क्या है संसाधन। तो संसाधन को देखिए कि 2 भागों में बांटते हैं। एक प्राकृतिक, NCERT है 10th क्लास का पहला चैप्टर, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसमें सवाल बहुत पूछते हैं। तो पहला संसाधन को प्राकृतिक के रूप में और दूसरा मानवीय के रूप में। तो प्राकृतिक के रूप में भी 2 गो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और नवीकरणीय के भी 2 गो, एक आएगा सतह या प्रभाव, जैसे पवन, जल। यह पवन और जल, इसका मतलब कि पवन और जल किस में आएगा? पवन और जल। ये आएगा सतत प्रवाह, इसमें आएगा पवन, जल। अब जबकि एक आएगा जैव, यानी कि नवीकरणीय के 2 भागों में बांटते हैं, सतत या प्रवाह और दूसरा जैव। और जैव में एक आता है प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। यानी कि जैव में भी 2, कौन सा? एक वनस्पति
और एक होता है वन्य जीव। अब कहता है कि अनवीकरणीय में भी दो गो, एक होता है चक्रीय जिसको पुनः चक्रीय किया जा सकता है जैसे धातु, और एक होता है अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, इसको हम चक्रीय नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म को बनाने के लिए कई लाख वर्ष लगता है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल, कोयला, गैस ये सब आते हैं। और ये जो मानवीय संसाधन है इसका 2 पॉइंट बताया, संरचनाएं, संस्थाएं और गुणवत्ता की मात्रा। तो मानवीय में 2 गो संस्थाएं आ जाएंगे, संरचनाएं आ जाएंगे और गुणवत्ता की मात्रा, ये पॉइंट इसका है। इसके बाद देखिए संसाधन का विकास। अगर देखा जाए संसाधन का अगर विकास देखा जाए तो देखिए संसाधन का विकास, संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यकता है। संसाधन प्रकृति का देन है। संसाधन क्या है? प्रकृति का देन है। अगर हमें जीवन जीना है तो संसाधन के बहुत ज़रूरी है। बिना संसाधन को हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और यह संसाधन जो है प्रकृति का देन है, लेकिन इसका हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग जो चीज़ का प्रकृति ने दिया है उसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिससे समस्या पैदा हो गया है। जैसे मान लीजिए कि सभी संसाधन है, ये पेड़ है, ये पर्वत है, महासागर है, समुद्र है, और एक यहाँ पे पहाड़ है। पहाड़ को हम लोग कोयला के अति के लिए, छड़ी के लिए तोड़ देते हैं। महासागर में भी क्या है, नमक के लिए, पानी के लिए गंदा कर दे, मैंने सही से हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। समुद्र को और मृदा को भी क्या कर रहे हैं, जो फैक्ट्री से जो निकलता है केमिकल वगैरह उसका प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे कृषि नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम जितना प्रयोग कर रहे हैं संसाधन के लिए, उससे हमारा क्या समस्या पैदा हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हमको रोकने के लिए समस्या चाहिए। अब कह रहा है कि संसाधन के अंधाधुंध को उपयोग से समस्या क्या आएगा। तो समस्या क्या आएगा उसको पहले देखना है। तो पहला जो है, व्यक्ति के लालच से संसाधन हार्स हो रहा है। दूसरा, संसाधन जब रहेगा तो 2 भागों में बढ़ जाता है। अधिक संसाधन रहेगा तो अगर जिसके पास पैसा है वो संसाधन को उपयोग करेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है संसाधन को उपयोग नहीं करेगा तो वो गरीब होगा, और जिसके पास पैसा है प्रयोग करेगा वो अमीर। यानी कि संसाधन क्या कर रहा है कि समाज को 2 भागों में बांट दे रहा है, अमीर और गरीब में। इसके बाद देखिएगा कि तीसरा जो बोला जा रहा है कि वैश्विक परिस्थिति ही संकट पैदा कर रहा है। यानी कि वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वहाँ संकट पैदा हो जा रहा है। जैसे आप किसी खनिज को या संसाधन को अधिक उपयोग कीजिएगा तो आप मशीन का प्रयोग कीजिएगा, केमिकल का, हर एक चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपका संकट पैदा हो जाएगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व में तापमान बढ़ जाना, ओजोन परत जो हमारा सूर्य के किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, वो क्या हो जाएगा, छिद्र यानी कि पतला हो जाएगा, जिससे उससे हमारा क्या है, जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ओजोन परत का नुकसान हो जाएगा और पर्यावरण क्या प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए अधिक संसाधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताए हैं कि अगर मान लीजिए कि अंधाधुंध अगर प्रयोग करेंगे तो जिसके क्या होगा, अमीर है गरीब है, समाज बढ़ जाता है। तो आप देख लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप लेने में डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सवाल यहाँ पे है कि न्यूयॉर्क यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, ये ब्राज़ील है। तब ब्राज़ील में जब समस्या उत्पन्न होने लगा तो ब्राज़ील में रियो डी एक सम्मेलन हुआ 1992 में। कब? 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेवा, ये पड़ता ब्राज़ील में। ऐसा विकास करे कि वन का नुकसान ना हो
और आने वाले पीढ़ी को अवहेलना न हो। इसका मतलब कहता है कि जब सम्मेलन हुआ था तो ऐसा विकास जहाँ ऐसा विकास करे जो आने वाले पीढ़ी को अवहेलना न हो। और एजेंडा 21 चलाया गया था। कहाँ? रियो डी जेनेवा। ये थोड़ा सा 10th से बाहर का मैंने फैक्ट थोड़ा सा ऐड कर दिया हूँ ताकि कहीं Tier 4 में पूछ दे तो आप बना लीजिए। पहला है जिसे मान लीजिए कि रियो डी जेनेवा का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य था पर्यावरण संस्थाओं को सुरक्षित रखना, जैसे वन संरक्षण, ये हो गया वन संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखना है और जैविक विविधता पर सुरक्षित प्रदान करना है। ये सब क्या है? रियो डी जेनेवा। और एक आपको पूछेगा कि न्यूयॉर्क में भी एक सम्मेलन हुआ था 1997 में, जिसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। न्यूयॉर्क में हुआ था जिसे हम 1997 में 5+ सम्मेलन कहते हैं। और एक जो हुआ था, जो VVI पूछता है, कोटा सम्मेलन, जो कब हुआ था? 1997 में। ये जापान में हुआ था जी। उसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। अब इसका जिम्मेवारी था ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? तो 6 गैसों का के वजह से हमारा क्या होता है? विश्व में तापमान बढ़ जाता है। जो पहला आपको मिलेगा CO2, दूसरा मिलेगा मीथेन, तीसरा नाइट्रा ऑक्साइड, चौथा आपको HCl, और पाँचवा सल्फर हेक्सा, और छठा आपको मिलेगा फ्लोरा। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हुआ था। क्या? ग्लोबल वार्मिंग हुआ था। क्योटो सम्मेलन से आगे देखते हैं। 10th क्लास का थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है, समझना है। और इससे क्वेश्चन आप प्रीवियस क्वेश्चन मिला के देखिएगा कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब है अंतर्राष्ट्रीय स्वर पर संसाधन का सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन का सुरक्षा की वकालत। सबसे पहले 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर वकालत किया गया था। कब? 1968 में। किसके द्वारा? तो एक क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसने किया था? किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। इसमें एक व्यक्ति था, पूछा हुआ है Tier 3 में, कि एक पुस्तक लिखा था अ स्मॉल इन ब्यूटीफुल। यह स्मॉल इन ब्यूटीफुल ये लिखा गया था 1975 में। किसने लिखा था? तो सोमेश्वर ने लिखा था। एक गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति किया था। कौन किया था? सोमेश्वर। और ये जो पुस्तक लिखा था अ स्मॉल इन ब्यूटीफुल 1974 में सोमेश्वर ने एक पुस्तक लिखा। ये पूछता है VVI। इसके आगे देखते हैं कि भूमि पर विभिन्न प्रकार के भू आकृति है। एकदम VVI क्वेश्चन है कि अगर देखा जाए कि जो पर्वत है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर में डिफरेंट हुआ है। पठार जो है ना, पठार पीला है, ये पठार है। अब पठार कितना %? पठार जो है, पठार कितना %? 27%। अब जबकि लाल क्या है? पर्वत को दर्शाया गया NCERT बुक में। क्या है? NCERT में कितना ये दर्शाया गया है। तो पठार कितना हो गया? 27। पर्वत कितना हो गया? 30। और ये मैदान कितना? 43। फिर से देखिएगा कि पठार कितना? 27। पर्वत कितना? 30। कितना? 30। उसके बाद मैदान कितना? 43। इसके बाद आगे देखते हैं कि भारत में भूमि का उपयोग का प्रारूप। अगर भारत में भूमि का उपयोग कितना किया गया है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख, यानी 32.8 किलोमीटर वर्ग 8 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे पास क्या है कि इतना तो क्षेत्रफल है 32.8, तो उसका निकाल के देखते हैं कि 93% हमारे अभी भूमि हमारे अंडर में है
और 7% भूमि जो है हमारे अंडर में नहीं है। जो किसके अंडर में है? वो चीन के अंडर में है और पाकिस्तान के। और उसके बाद कुछ असम को छोड़कर सभी राज्य, यानी कि पूर्वी राज्य भी अगर देखा जाए, यहाँ पे जो है असम को छोड़कर पूर्वी राज्य भी क्या है, कुछ सीमा रेखा भारत में ऐड नहीं हुआ जैसे। तो 7% अभी भी चीन, पाकिस्तान और असम को छोड़कर ये शेष बाकी है, आंकड़ा उपलब्ध नहीं किया गया, वहाँ का आंकड़ा भी ऐड नहीं हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि पंजाब हरियाणा को देखते हैं, दोनों मिला के 80%। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान ये 10%, ये क्या हुआ 90%। इस प्रकार से मिला के 97% होता है। जबकि पीओके और अक्साई चीन और असम के पूर्वी राज्य को छोड़ के कितना 97% अभी आंकड़ा भारत का शामिल है। इसके बाद देखा जाए कि भारत का भू संसाधनों का उपयोग, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी लिखा है कि भू संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है, यानी निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे पूछेगा वन, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध, यानी कि कृषि के लिए क्या, मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन है तो पहले यहाँ पे वन लगा दिए, और कुछ कृषि ऐसा है जहाँ पे बंजर है और गैर कृषि है, तो दूसरा में आएगा, पहला वन हो गया, दूसरा क्या आएगा, एक गैर कृषि के लिए अनुपलब्ध, जैसे बंजर भूमि, गैर कृषि। और जैसे गैर कृषि में क्या होता है, बंजर भूमि में क्या होता है कि इमारतें बना रहता है, सड़क रहता है, उद्योग रहता है, यानी कि फैक्ट्री, ये सब क्या है, कृषि के अनुपलब्ध, क्या कृषि के अनुपलब्ध भाग है। आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। प्रति भूमि से पूछता है कि प्रति भूमि का दूसरा नाम क्या है, अयोग भूमि। इसका मतलब है कि एक अस्थायी चरागाह या गोचर भूमि। जैसे प्रति भूमि क्या है, जहाँ पे अस्थायी जानवर लोग हमेशा चर रहा है, यानी कि अस्थायी चरागाह, गोचर भूमि। और दूसरा जो है कई वृक्ष और वृक्ष फलों का उपवन जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तीसरा में है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं किया गया है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कृषि बंजर भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं किया गया है। एक और पूछता है कि प्रति भूमि क्या है, ये सब पूछेगा तो कंफ्यूज रहिएगा कि ऐसा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर में पूछा हुआ है। प्रति भूमि तो एगो होता है वर्तमान प्रति, एगो पुरानी प्रति। और जो वर्तमान प्रति होता है जहाँ 1 वर्ष से कृषि नहीं किया गया वो वर्तमान प्रति कहते हैं, और जहाँ 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए खेती नहीं किया गया उसे हम पुरानी प्रति कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि एक शब्द लिखा रहता है शुद्ध, यानी निवल बोया गया क्षेत्र, यानी कि 1 वर्ष में एक ही खेत में कई प्रकार के बोया गया कृषि को ही शुद्ध या निवल कृषि कहते हैं। मान लीजिए कि 1 साल में एक ही खेत में कई प्रकार के बोया गया कृषि को शुद्ध या निवल कृषि कहते हैं। अब बोए गए क्षेत्र में अगर जोड़ दिया गया जाए तो उसे सफल कृषि क्षेत्र कहते हैं, सफल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक और पूछता है कि राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति, ये भी बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति 1952 में आया था। 1952 में आया था कि पूरे भारत में 33% क्या होना चाहिए, 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका मतलब कि 33% वन होना चाहिए। तो भारत में वर्तमान में 24.05 लगभग इतना अभी वन है, जबकि होना चाहिए कितना, 33%। कब ये राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति आया था, 1952 में। अब हम लोग क्या करते हैं कि भूमि का उपयोग जो है
कई रूप में करते हैं। भूमि का उपयोग बंजर के रूप में और गैर कृषि के रूप में। पूछेगा कि भूमि का उपयोग जो है बंजर क्या क्या शामिल होता है, तो पहाड़ी जो होता है बंजर में आ जाता है, चट्टान जो आता है बंजर में, और सूखी मरुस्थल भी आ जाता है किसमें, बंजर में। और गैर कृषि में बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सब पॉइंट देगा कि वो भूमि उपयोग में एक बंजर है गैर कृषि, तो बंजर में कौन सा, पहाड़ी और चट्टान, सूखी मरुस्थल। और गैर कृषि में क्या आ जाएगा, बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग। तो इस प्रकार से अब हम आगे पार्ट बी के रूप में 10th क्लास का पहला चैप्टर संसाधन का विकास पार्ट बी के रूप में कल हम इसको रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करें। मैं काफ़ी मेहनत के साथ आपको पास वीडियो बना के शेयर करता हूं ताकि आप वो चीज़ों को समझ सके, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।